प्रिय बच्चों, मातृभूमि क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि यूपीपी की परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को संपन्न होना है, इसी प्रकार से आरओ की भी डेट आ गई है, पीसीएस की भी डेट आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने लक्ष्य की ओर क्रमशः आगे बढ़ते हुए आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे। मैं अपने उस अनुभव तजुर्बे को जो मैंने इलाहाबाद में एक लंबे टाइम तक सिविल की तैयारी के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया था, उस अनुभव का प्रयोग करते हुए आप लोगों के बेहतर मार्गदर्शन के लिए समसामयिकी करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। और उसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में 5 राज्यों की विधानसभा में चुनाव संपन्न हुआ। बच्चों, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अक्टूबर-नवंबर में या हाल ही में किन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, या अक्टूबर-नवंबर में विधानसभाओं में या कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ तो कितने राज्यों में हुआ? 5 राज्यों में हुआ। पुनः ये बातें आ सकती हैं कि वे 5 राज्य कौन से हैं जहां पे चुनाव हुआ। तो वे 5 राज्य आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वे 5 राज्य आपके जो है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका तेलंगाना है, मिजोरम है। इन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए थे। बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ये पूछ सकता है कि जो यह चुनाव हुआ उन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी थी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो वर्तमान सीटें वो 230 हैं, राजस्थान में 199 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है और तेलंगाना में 119 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है। ये आप सीट को भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे आपसे पूछ सकता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ इसमें किस पार्टी को वहां बहुमत प्राप्त हुआ, किसकी वहां सरकारें बनी, कौन मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो चुनाव हुआ है इस चुनाव में 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और भाजपा ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। एक राज्य में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और एक राज्य में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत प्राप्त हुआ। तो आपने देखा कि जिन 3 राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में उसकी सरकार बनी। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत प्राप्त हुआ और मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनी। अब बात आती है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मिजोरम में लाल दुहोमा जो एक रिटायर्ड आईपीएस हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मेरे बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, इन सीटों को ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं और इन राज्यों के किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो आपको इन्हीं 5 राज्यों को तैयार करके जाना है, बाकी अन्य को तैयार करने की बहुत जरूरतें नहीं है। और कि कहां पर कौन मुख्यमंत्री बनाया गया, कौन एमपी का मुख्यमंत्री है, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री है, कौन छत्तीसगढ़ का, कौन तेलंगाना का, कौन मिजोरम का और कितने राज्यों में किसकी सरकार बनी। तो 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और एक राज्य में जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनी। ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत अपने 75 सैन्य कर्मियों को कहां से वापस बुला लिया। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मालदीव में सन 2010 और 13 में भारत सरकार ने वहां पे कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ एरोप्लेन्स वहां गिफ्ट किए थे उनको। तो वहां पर इस एरोप्लेन को, इस हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए भारत सरकार ने मालदीव में 75 सैनिकों को भी भेजा था। लेकिन अब वहां भी हाल ही में वहां चुनाव हुआ, जो सत्ता
जो सत्ता में वहां पार्टी है उसका चाइना के साथ काफी अच्छा गठजोड़ है, तो चाइना के दबाव में उसने ये बात कहा है कि जब चुनाव हुआ है तो चुनाव के दौरान जो हमको मत मिले हैं उसमें जनता का जो समर्थन मिला है उस बात पर मिला है कि यहां से भारतीय सैनिकों को हटा दिया जाएगा। तो मालदीव सरकार ने भारत की सरकार से आग्रह किया कि आप अपना सैनिक हमारे यहां से हटा लीजिए, इसलिए भारत की सरकार ने मालदीव से अपने 75 सैनिकों को वापस बुला लिया। तो प्रश्न आपसे हो सकता है कि किस देश के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपने द्वारा भेजे गए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया? तो मालदीव से अपने सैनिकों को भारत की सरकार ने वापस बुला लिया। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में केंद्रीय जनजाति विद्यालय स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी तेलंगाना राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विद्यालय, जनजातियों से संबंधित विद्यालय, एक जनजातियों संबंधित विश्वविद्यालय, यहां मैंने क्या लिखा है, जनजाति विद्यालय नहीं, जनजाति विश्वविद्यालय, ये यहां पे विश्वविद्यालय आप कर लीजिएगा। तो जनजातियों से संबंधित एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। वो कहां खोला जा रहा है? तेलंगाना में खोला जा रहा है, और उस विश्वविद्यालय का नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी या समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? ये तेलंगाना में है। किन के लिए खोला जा रहा है? जनजातियों में जो उनका कल्चर है, जो उनका रहन सहन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है जो जनजातियों से संबंधित है, और उसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी या समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, अभी बांग्लादेश और भारत के बीच कोई भी ऐसा रेल लिंक नहीं था जिसका संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच हो। तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक रेल लिंक बनाया जा रहा है, और यह रेल लिंक क्या है? अगरतला, भारत का जो अगरतला है, आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तो त्रिपुरा के अगरतला से बांग्लादेश के अखाउरा तक लगभग हम दूरी जो है 12.25 किलोमीटर के आसपास है। यह एक रेल लिंक बनाया जा रहा है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक बनाया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच यह पहला रेल लिंक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर है, और ये कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। स्वरवेद मंदिर आपके वाराणसी में है, और वहां पर एक बहुत बड़ा मेडिटेशन स्थल बनाया गया, जहां लगभग 10,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ करके वहां योग और मेडिटेशन कर सकते हैं। और यह जो स्वरवेद है, ये जो मंदिर बनाया गया है, यह स्वरवेद मंदिर यह बिल्कुल कमल के फूल के आकार का, जैसे कमल का फूल हो उस प्रकार की बनावट में बनाया गया है, और इसके पूरे दीवालों पर तमाम मंत्रों का वहां पे अंकन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पर है? बनारस में है, उसका नाम क्या है? स्वरवेद मंदिर है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में सिल्क यारा सुरंग चर्चा में रहा। जी यहां ध्यान दीजिएगा, सिल्क यारा सुरंग अभी चर्चा में रहा। आपको याद होगा या आपको नहीं याद होगा, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपके सामने मामले आए होंगे कि एक जगह सुरंग खोदी जा रही थी, और अचानक हुआ क्या कि ऊपर से चट्टानें गिर गईं, और वहां पर 41 मजदूर उस सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहे। यह घटना 12 नवंबर की है। 12 नवंबर को सुरंग के ऊपर की चट्टान गिर गई और 41 मजदूर उसमें फंस गए और 17 दिन तक फंसे रहे। फिर उसके बाद 28 नवंबर को उनको निकाला जा सका। तो ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सी जगह थी, वो कौन सी सुरंग थी जहां पर ये घटनाएं हुई, उसमें कितने लोग फंसे हुए थे। 41 मजदूर फंसे थे। घटना कब की है? नवंबर की है। 12 नवंबर को ये घटना हुई और 28 नवंबर को 17 दिन के बाद उनको वहां से निकाला जा सका। तो यह
यह सुरंग ये कहां फंसे थे, सुरंग का नाम पूछ सकता है कि जहां फंसे तो सुरंग का नाम सिल्क यारा सुरंग है। और ये सिल्क यारा सुरंग कहां पर है, ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप देखेंगे उत्तरकाशी जिला जो है, उत्तरकाशी जिला में जहां से गंगा नदी निकलती है वहीं पर गंगोत्री नेशनल हाईवे, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ही सिल्क यारा सुरंग की खुदाई की जा रही थी और वहीं पर एक घटना घटी थी। तो ये आप जान लीजिएगा कि सिल्क यारा सुरंग जो है ये उत्तराखंड में है और गंगोत्री हाईवे पर है, जहां पर एक खुदाई हो रही थी, जहां पर हमारे 41 मजदूर फंस गए थे, जिनको बड़ी मेहनत बड़े ही शिद्दत के बाद उनको निकाला जा सका था। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहां हुआ। अभी देखेंगे हाल ही में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ था और वह दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो G20 देशों का, G20 देश जो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के राष्ट्रों का एक संगठन है, जिसका सदस्य भारत भी है। और इसकी अभी बैठक हाल ही में हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में हुई थी। और इस G20 जो देशों का जो बैठक हुई थी, इस शिखर सम्मेलन में एक थीम रखा गया था। उस थीम का नाम था वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। ये हमारी थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। और ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बातें यहां से और हो सकती हैं। अभी आपने देखा कि G20 की बैठक कहां हुई, दिल्ली में हुई। इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि G20 की अभी तक तो 20 सदस्य थे, G20 की जो सदस्यों की संख्या थी वो 20 थी, लेकिन अब 21वां भी सदस्य उसका हो गया है और वह 21वां सदस्य है अफ्रीकी संघ। ये कोई सिंगल देश नहीं है, बल्कि 55 देशों का एक संगठन है। वो संगठन ही G20 देशों का सदस्य बना है। तो 21वां सदस्य कौन है, अफ्रीकी संघ है। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि G20 का अभी हाल ही में कौन सदस्य बना है, अफ्रीकी संघ बना है, आगे पूछ सकता कि अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य हैं। अफ्रीकी संघ में 55 सदस्य हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों यहां से क्वेश्चन लगभग आना तय है। मैं उम्मीद करता हूं चाहे RO हो, चाहे PCS हो, चाहे UPP हो, किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न 100% आएगा। और ध्यान दीजिएगा, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। और जो संविधान संशोधन विधेयक हमारी पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस विधेयक का नाम था संविधान संशोधन विधेयक 128 और इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति बंधन संविधान संशोधन विधेयक 128। लेकिन जब इस पे राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति की साइन हो गई, तो यह नारी बंधन संविधान संशोधन जो विधेयक था अब अधिनियम का रूप धारण कर लिया। तो अब 128 न होकर के यह 106 हो गया। तो गौर करिए ये दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि जो विधेयक अभी तक पार्लियामेंट में पेश हुआ था, तो पार्लियामेंट में पेश होने वाले विधेयक के क्रम में 128वां नंबर था, लेकिन जब ये पास हो गया तो पास होने वाले क्रम में 106वां नंबर था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कुछ विधेयक ऐसे हैं जो हमारी पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं लेकिन वो पास नहीं हुए, तो पेश होने वाले क्रम में 128वां था, लेकिन पास होने वाले में 106वां नंबर था। तो आपसे पूछ सकता है कि यह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जो पास हुआ, तो 106वां था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान की बातें की गई हैं। अब बात आती है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 106वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, और यह बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। ये लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। इसके द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं को
33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप यह भी ध्यान दीजिएगा, इसके पहले नारियों को जो आरक्षण मिला 33%, यह आरक्षण सबसे पहले पंचायतों में मिला था। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी पार्लियामेंट में और विधानमंडल में अभी नारी को या महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला था, तो इसके द्वारा लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां पर आप थोड़ा गौर करिएगा, ये 33% आरक्षण कहां मिलेगा? चूंकि गौर करिएगा, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में ही 33% का आरक्षण है, राज्यसभा में नहीं है। इसी प्रकार से कुछ राज्यों में भी 2 सदन है, राज्यों में राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में 33% आरक्षण है, लेकिन विधान परिषद में 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 33% दिया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद में कोई आरक्षण महिलाओं को प्राप्त नहीं हो रहा है इस अधिनियम के द्वारा। दूसरी बात, अब ये बात आती है कि चलिए राज्यों में जहां जहां विधानसभाएं हैं वहां महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा होगा, लेकिन गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत में 28 राज्य हैं जहां विधानसभाएं हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 विधानसभाएं हैं, जहां पर 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पांडिचेरी है। लेकिन यहां यह ध्यान दीजिएगा कि जहां पर पांडिचेरी विधानसभा है वहां पर 33% आरक्षण लागू नहीं हो रहा। 28 राज्यों में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू है, दिल्ली में लागू है, लेकिन पांडिचेरी विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन एक ऐसी विधानसभा है जहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, तो पांडिचेरी विधानसभा। बाकी 28 राज्यों की विधानसभाओं में, दिल्ली की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में पार्लियामेंट के लोकसभा में 33% का आरक्षण महिलाओं को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब ये बात आती है कि यह जो आरक्षण है कितने दिनों तक प्राप्त होगा? तो यह आरक्षण लागू होने के अगले 15 सालों तक यह इस रूप में जारी रहेगा। 15 साल के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह स्वमेव समाप्त हो जाएगा। अगर हमारी पार्लियामेंट इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो इसे आगे बढ़ा सकते, लेकिन अभी यह आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को प्राप्त हो रहा है 33%, यह अगले 15 वर्षों तक लागू होगा। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसमें यह आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। इस अधिनियम में कह दिया गया है कि अगली जो जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, जनगणना के परिसीमन के बाद ही आरक्षण लागू होगा। इसलिए अभी आगे जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला नहीं है। रही बात एससी एसटी की, तो एससी एसटी को पहले से ही उनको आरक्षण प्राप्त है लोकसभा में और विधानसभाओं में। लोकसभा में उनको 131 सीटें प्राप्त हैं आरक्षण के रूप में, तो उनको जो आरक्षण पहले से प्राप्त है उसी में ही 33% महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। बल्कि जो अलग से उनको आरक्षण दिया गया है उसमें आरक्षण एससी एसटी को नहीं मिला है, बल्कि जो पहले से था उसी में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दुनिया का पहला मोम संग्रहालय कहां पर है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में, पूरे ऑल वर्ल्ड में एकमात्र मोम संग्रहालय, पहला मोम संग्रहालय आपका जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। लेकिन मामला यहां ये नहीं है कि पहला कहां किया, किस जगह किया गया। मामला यह है कि अभी हाल ही में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की मोम की एक मूर्ति स्थापित की गई है। कहां पर? जयपुर के मोम संग्रहालय में स्थापित की गई है, जो दुनिया का पहला मोम संग्रहालय है। तो किसकी स्थापित की गई है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्थापित की गई है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय अपराध सर्वेक्षण ब्यूरो ने
एक उसने सर्वे किया है कि किस शहर में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, कहां पर ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सबका जब सर्वे किया गया तो उस सर्वे में बात सामने आई है कि आपका जो कलकत्ता है वहां पे मुकदमे कम दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब वो शांतप्रिय रहने के लिए अच्छा शहर है जहां पे अपराध कम घटित होते हैं। तो उस सर्वे में यह बात सामने आई है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे जो बेहतर शहर आपका भारत का है वो कलकत्ता है, जहां अपराध सबसे कम हुए हैं। अगला है युद्धपोत INS कृपाण उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया। यह क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि INS कृपाण जो ये क्या है, एक पोत है, जलयान है। अब बिल्कुल जो तमाम तरह के हथियारों से बिल्कुल लैस है, उसको हमारी भारत सरकार ने अपने मित्र वियतनाम को गिफ्ट स्वरूप उपहार में दिया है। तो किसको दिया? वियतनाम को दिया। क्या दिया? एक युद्ध पोत दिया, एक जलयान दिया जिसका नाम क्या है? INS कृपाण है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA है। कहां? जो जापान में है। तो ध्यान दीजिएगा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा, आज जो दुनिया तमाम कई राष्ट्रों में, जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, भारत है, पाकिस्तान है, ये परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों ने तमाम परमाणु संयंत्र लगाए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र है वो आपका जापान में है और जिसका नाम है JT60SA और यह जापान में है। दुनिया में जो भी परमाणु संयंत्र हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, वो न्यूक्लियर, वो क्या है कि नाभिक फ्यूजन पर है, मतलब नाभिक के टूटने पर है। बड़ा नाभिक टूट करके जब दो नाभिक बनता है, लेकिन ये जो संयंत्र है यह फ्यूजन पर आधारित है, यह फ्यूजन पर आधारित है, मतलब संलयन पर। दो नाभिक जब मिलकर के बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं, इसको नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये जो संयंत्र है यह न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बाकी दुनिया में जितने हैं वो नाभिकीय फ्यूजन पर नहीं है बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित हैं। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किसके पास है? जापान के पास है, जिसका नाम है JT60SA। अगला क्वेश्चन है आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? गौर करिएगा, आसियान ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक संगठन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह आपस में दक्षिण पूर्व एशिया के जो राज्य हैं, जो देश हैं, आप उनको देखेंगे, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, बर्मा है, फिलीपींस है। ये सारे राष्ट्र आपस में मिलकर के एक संगठन बनाए हैं और जिनका नाम है आसियान। और इसका जो अभी हाल ही में जो सम्मेलन हुआ है वो सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। और यहां ध्यान दीजिएगा, आसियान के अब तक 10 सदस्य थे। अभी तक आसियान देशों या आसियान जो संगठन है उसके सदस्यों की संख्या 10 थी, लेकिन इस बार एक सदस्य उसका और बढ़ गया है जिसका नाम है तिमोर लेफ्ते। तो तिमोर लेफ्ते जो बिल्कुल आपके इंडोनेशिया की ओर पूरब साइड में है, वह आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। तो आसियान जिसमें 10 सदस्य अभी तक थे, उसका 11वां सदस्य कौन बना? तिमोर लेफ्ते बना। जिस प्रकार से G20 में अफ्रीकी संघ एक नया सदस्य उसमें एंट्री किया है और G20 देशों की संख्या 21 हो गई है, उसी प्रकार से आसियान जिसके पास 10 सदस्य थे और तिमोर लेफ्ते के सम्मिलित होने से इसकी सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। ये जो तिमोर लेफ्ते है इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली है, इसकी दिल्ली राजधानी है। क्योंकि तिमोर लेफ्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है, चर्चा में है, तो हमें यह भी देख लेना चाहिए कि उसकी राजधानी दिल्ली है और यहां पे जो मुद्रा चलती है वो अमेरिकी डॉलर चलता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्रिक्स, यह भी एक संगठन है। ब्रिक्स यह अब तक 5 देश इसमें हुआ करते थे, इन 5 देशों का संगठन है और आप ब्रिक्स नाम से ही देख रहे हैं, B से ब्राजील, R से रूस,
आई से इंडिया, सी से चीन, एस से साउथ अफ्रीका, यह इन 5 देशों का संगठन था और इनका अभी हाल ही में इनकी बैठक हुई है। और ये बैठक हुई है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। यह दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहीं पर ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ है। और यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक जहां ब्रिक्स देशों में 5 सदस्य हुआ करते थे, इसमें भी 6 नए सदस्यों की एंट्री हो गई है। और ये 6 नए सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब अमीरात और ईरान। यह 6 सदस्य ब्रिक्स देश में सम्मिलित हो गए हैं। और ब्रिक्स देशों में इन देशों के सम्मिलित होने के बाद इनकी भी संख्या 11 हो जाती है। इनकी भी संख्या 11 हो जाती है। जहां पर ब्रिक्स देशों की संख्या आज 11 हो गई है, वहीं आसियान की भी संख्या 11 हो गई है और G20 की संख्या 21 हो गई है। यहां आप देख रहे हैं मैंने कुछ पुरस्कार भी रखा है कि बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों का इंग्लिश के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में बेहतर लेखन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है। और हाल ही में जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वह पॉल लिंच को दिया गया है और उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। उनकी उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया गया है। एक पुरस्कार और है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, क्योंकि फिल्म जगत की शुरुआत, भारत में फिल्म जगत की शुरुआत करने वाले दादा साहेब फाल्के थे। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। और भारत में फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। वह हाल ही में वहीदा रहमान को दिया गया है, फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को। एक पुरस्कार और है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या ये एशिया का नोबल कहा जाता है। यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इसको दिया जाता है। बहुत ही यह सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। उन 4 लोगों में एक भारतीय भी नाम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह आने वाले प्रश्नों में ये प्रश्न जरूर हो सकते हैं। और इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक भारतीय को मिला है। 3 अन्य देशों के हैं, लेकिन उसमें एक भारतीय व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है रवि कन्नन। और रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार समसामयिकी के प्रश्नों पर आज इतना ही। आगे हम पुनः समसामयिकी का प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आएंगे, यूपी का भी लेकर के आएंगे। आप बिल्कुल हमारे मातृभूमि क्लासेस चैनल को देखते रहिएगा। और अगले क्लास में मैं करंट से संबंधित चीजों को, अगले जो हमारा लेक्चर फिर आने वाला है, मैं उसमें पॉलिटी से जुड़े हुए जो अगले 2-3 चैप्टर हैं हम उनको कवर करेंगे। और साथ ही में कल संभवतः संविधान से जुड़ा हुआ लेक्चर तो आएगा ही आएगा। हम हो भी सकता है कि आपसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और मानवाधिकार, इन तीनों चैप्टर को एक साथ कल एक वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।